धी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में मराठा किया, आधुनिक भारत कर रहे हैं हम लोग। आधुनिक भारत के अंतर्गत मराठा किया, मराठा कंप्लीट हुआ। मराठा के विषय में आप लोगों ने पर्याप्त जानकारी ली होगी। एक अच्छी बुक को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अच्छी समझ आपकी तभी डेवलप होगी जब आप उसको एक अच्छी बुक से पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। किसी भी विषय में आप कितने अच्छे विद्यार्थी बनते हैं वो इसी पर डिपेंड होता है कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कितना उस पर ठीक से बातें बता सकते हैं। अगर आपका ठीक से जानकारी नहीं होगी आपको, तो आप मेंस परीक्षा में अच्छा लिख नहीं पाएंगे, प्रीलिम्स में आप अच्छा टिक नहीं कर पाएंगे, पीजीटी, टीजीटी, नेट सारी परीक्षाओं में प्रश्न वही आएंगे जो थोड़े गंभीर होंगे। ऐसा नहीं कि केवल एक बार पूछ लेगा वो पेशवा क्या होता है, बस उसी पे आपका पूरा क्लास चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको सारी चीज़ें ठीक से आनी चाहिए। और एक होता है शब्द कमांड। कमांड आपको जब हो जाएगा किसी सब्जेक्ट पर, तो वो सब्जेक्ट अपने आप में आपके पीछे चलेगा। आज हम लोग करेंगे, अब आधुनिक भारत का अपना अगला टॉपिक लेते हैं, गवर्नर, गवर्नर जनरल। गवर्नर्स के विषय में पढ़ेंगे। वही गवर्नर बाद में गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, वही गवर्नर जनरल बाद में वायसराय कहा जाने लगेगा। ये हम लोग जब वायसराय पर पहुंचेंगे तब करेंगे। अभी केवल इतना जानेंगे कि गवर्नर कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा था अपने लेक्चर में, उसमें देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सहित अंग्रेज की, ब्रिटिशर्स कंपनी थी, फ्रांस आए, डेन आए, डच आए, बहुत सारे लोग आए थे भारत में। अंग्रेज बहुत सारे आए, यूरोपियन कह लीजिए, अंग्रेज नहीं। यूरोपियन में अंततः अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स विजयी हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। उस साम्राज्य फैलाने के दौरान उन्होंने कैसे सिखों को जीता, यानी सिंध जीता, रणजीत सिंह को हराया, पंजाब जीता, मराठों को जीता, निजाम जीता, मैसूर जीता। हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब ये पढ़ेंगे कि आखिर वो कौन सेनापति थे, आखिर अंग्रेज़ों के वो कौन से राष्ट्राध्यक्ष थे, वहाँ के जो जिनको नियुक्त करते थे यहाँ पर, और जिन्होंने भारत में आकर बागडोर संभाली और भारत में ब्रिटिश सत्ता को कैसे मजबूत किया, कैसे संस्थापित किया, उनके कौन से लैंडमार्क थे। हर गवर्नर के कुछ ऐसे काम रहे, हर गवर्नर जनरल के ऐसे काम रहे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूती प्रदान की। परीक्षा में प्रायः यही पूछा जाता है, इस गवर्नर जनरल ने क्या किया, इस गवर्नर जनरल ने क्या किया। हम क्या करेंगे, इन गवर्नर जनरल के जो महत्वपूर्ण काम हैं, किसी भी गवर्नर जनरल के मान लिया 2 महत्वपूर्ण काम हैं, तो आपको 2 जरूर आने चाहिए। 2 नोट्स में करेंगे। और आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वही तरीका है कि आप एक फेसबुक पे जाइएगा, वहाँ से मैटर इनके विषय में आपको अच्छा मिल जाएगा। बंगाल के गवर्नर, पहले जो गवर्नर जनरल शब्द है वो नहीं आया था, केवल गवर्नर शब्द आता है। तो बंगाल का गवर्नर पहला नियुक्त किया जाता है लॉर्ड क्लाइव को। क्लाइव के विषय में आपने पढ़ा होगा, हम लोगों ने जब प्लासी का युद्ध पढ़ा था तब बताया था। लॉर्ड क्लाइव एक कूटनीतिज्ञ था, महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ था और एक अच्छा सेनानायक था। उसने कूटनीति का सहारा लेकर, राजनीति का सहारा लेकर, छल प्रपंच सारे सहारा ले, भ्रष्टाचार सब कुछ करके उसने भारत में ब्रिटिशर्स की नींव रखी। अगर हम वारेन हेस्टिंग्स, एक नाम आता है, इसको भी कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक है, इसके साथ में इसका नाम जरूर जोड़ते हैं, लॉर्ड क्लाइव का। तो अगर भारत में ब्रिटिश सत्ता के संस्थापक की बात की जाएगी तो प्रारंभिक नाम किसका आएगा, लॉर्ड क्लाइव। एक क्लर्क था, भारत में जब आया तो एक क्लर्क बनकर आया था और बाद में इसकी योग्यता से प्रभावित होकर के अवसरों को ये भुनाता रहा, बाद में ये बंगाल का गवर्नर बना। ये 2 बार रहा, एक तो 1757 यानी प्लासी के युद्ध के साथ नियुक्त हुआ, 60 तक रहा, फिर वापस इंग्लैंड चला गया और फिर दोबारा आता है 1765 से 1767 के बीच। 2 बार इसका कार्यकाल रहता है। इसके समय की 4-5 बातें हैं, ये महत्वपूर्ण, आपको हमेशा याद रहे। जब लॉर्ड क्लाइव का नाम आए तो आपको ये 4-5 बातें याद आ जाएं। सबसे पहला काम इसने क्या किया, दीवानी का अधिकार ले लिया। उस समय मुगल सम्राट जो थे, बंगाल के जो नवाब थे और अवध के नवाब थे, यही उत्तर भारत की पूरी सत्ता संभाल रहे थे। इन लोगों से उसने संधियां की और इन संधियों के बाद उसने दीवानी का अधिकार लेके इसने किया क्या, इसने राजस्व तो ले लिया, यानी पैसे तो ले लिए, लेकिन जो सुरक्षा का भार था वो सारा भार किस पर डाल दिया, यहाँ के नवाब पे डाल दिया। यानी एक दोहरा काम किया इसने। तो ये एक अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण काम हुआ और उनके राजस्व के स्रोत बढ़ गए। इसी के सामने श्वेत विद्रोह हुआ। पूछ सकता है श्वेत विद्रोह किसके सामने हुआ परीक्षा में, तो ये क्लाइव के सामने हुआ। श्वेत विद्रोह का मतलब, श्वेत कौन लोग थे हमारे लिए, अंग्रेज लोग थे, सफ़ेद थे इसलिए श्वेत थे। अंग्रेजों का इसने तमाम भत्ते बंद करा दिए सैनिकों को। इसने देखा बहुत सारा भ्रष्टाचार फैल रहा है, लोग व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाते चले जा रहे हैं, यद्यपि इसने भी बढ़ाई, इसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा भी चला लौट के जब गया लंदन, इंग्लैंड, लेकिन फिलहाल इसने उनको बंद किया तो अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया। श्वेत विद्रोह कहा जा सकता है, कहा जाता है।
द्वैध शासन की जो दीवानी वाली बात आई उसी से शब्द था द्वैध शासन जुड़ा हुआ। द्वैध शासन यानी इसने दोहरा शासन लागू किया। द्वैध शासन में इसने एक अधिकार नवाब को दे दिया जो वही सुरक्षा का, भार का, लोगों का, प्रशासन का था, और दीवानी यानी इसका कलेक्शन का जो राजस्व का था उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। आत्मा भविष्य का अग्रदूत कहा इसको। कई अंग्रेज इतिहासकारों ने बढ़ चढ़कर कहा वो स्वर्ग से पैदा हुआ सेना नायक था। क्लाइव के लिए शब्द आता है कि स्वर्ग से उत्पन्न, यानी वो जन्मजात सेना नायक था। इस तरह की बातें तमाम की गई हैं। इसी में किसी इतिहासकार ने उसको कहा भविष्य का अग्रदूत था वो। फिलहाल इसका प्लासी का युद्ध जीता था, हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा, अब नहीं उसमें जाएंगे। प्लासी का युद्ध भी कैसे जीता था आपको याद होगा। वो बहादुरी का युद्ध नहीं था, वो भ्रष्टाचार का युद्ध था, वो स्वार्थपरता का युद्ध था। मीर जाफर आपको याद होगा, मीर कासिम का जो मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था उसको इसने खरीद लिया था, कई और व्यापारियों को खरीद लिया था, यानी आधी सेना तो नवाब की, बंगाल के नवाब की खरीदी जा चुकी थी, अलग खड़ी रही। तो इस तरह से उसने प्लासी जीत लिया था, एक छोटी सी झड़प हुई थी। इसके बाद इसने वहाँ जाकर के बताते हैं चाकू से आत्महत्या कर ली, अपनी गर्दन काट ली। कुछ लोग कहते हैं इसको मिर्गी आती थी, उससे इसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल इसका अंत हो गया। क्लाइव के विषय में आपको इतना जानना जरूरी है कि वो भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक था और बंगाल में प्लासी को उसने मजबूत किया था। उस समय फ्रांसीसियों से बहुत भय था अंग्रेजों को। इसने अपनी कूटनीति के द्वारा, फ्रांसीसी का डुप्ले था, याद होगा आपको, हम लोगों ने पढ़ा था। डुप्ले यद्यपि इससे अच्छा सेना नायक था लेकिन वो उतना कूटनीतिज्ञ नहीं था, और ये कूटनीतिज्ञ भी था क्लाइव, इसलिए क्लाइव जीत गया और डुप्ले हार गया। फ्रांसीसी हारे थे। बाद में उसने अरकाट का घेरा डाला, क्या क्या किया, इसके महत्वपूर्ण काम रहे। अब आते हैं दूसरे गवर्नर पे, हालवेल। हालवेल गवर्नर जनरल स्थानापन्न था, बहुत कम दिन के लिए गवर्नर बना, और इसके सामने एक ब्लैक होल की घटना घटती है। ब्लैक होल की घटना आपकी जानकारी के लिए इतनी होनी चाहिए, कहते हैं जब सिराजुद्दौला ने हमला किया अंग्रेज़ों के उस पर, कलकत्ता में जो जमींदारी ले ली थी, तो तमाम अंग्रेज़ों को उसने एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। एक बहुत कम उसकी मुझे लंबाई चौड़ाई नहीं याद एग्जैक्ट, बहुत कम बाई कम की वो थी। तो उसमें इतने अंग्रेज़ों को बंद कर दिया कि बंद नहीं हो सकते थे, और उसमें दब करके मर गए, एक के ऊपर फेंक दिया अंग्रेज़ों को, तमाम अंग्रेज़ मारे गए। कुछ लोग कहते हैं थोड़ी कपोल कल्पित कहानी भी है, लेकिन निश्चित रूप से उसमें कुछ सच्चाई रही होगी, और ब्लैक होल की एक घटना घटती है उसके सामने। फिर आता है वेनस्टार्ट गवर्नर। वेनस्टार्ट के सामने होता है बक्सर का युद्ध। आपको याद होगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत मानी गई थी, वो बहादुरी की जीत थी, और भारत की पुरानी पिछड़ी सेना पर वो एक आधुनिक सेना की जीत थी। बक्सर का युद्ध किसके सामने लड़ा गया, आपसे पूछा जाए परीक्षा में, कौन गवर्नर था उस समय बंगाल का, वेनस्टार्ट। फिर आता है कर्टियर। कर्टियर का समय हमने देखे नहीं लिखे क्योंकि इतने समय आप नहीं याद रख पाएंगे। जो प्योर इतिहास के विद्यार्थी हैं उनको समय भी याद रखने चाहिए, खासकर टीजीटी, पीजीटी, नेट हिस्ट्री वगैरह में जो लोग जाते हैं। कर्टियर के सामने आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ता है और लाखों लोग बंगाल में मारे जाते हैं। अब 1773 में आता रेगुलेटिंग एक्ट। अंग्रेजों को ये लगा, जो लंदन में बैठे थे ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट को ये लगा कि अब भारत में सीधे सीधे कंपनी का शासन करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि ऐसा किया जाए, एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाए जिससे कंपनी का प्रशासन शासित होगा, और रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये लोग जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा कंपनी को। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और इसी के बाद नाम क्या कर दिया जाता है गवर्नर का, गवर्नर जनरल। तो अब क्या कहा जाएगा, गवर्नर को कहा जाने लगा गवर्नर जनरल, और उसी को भारत का भी पहला गवर्नर जनरल हम कह सकते हैं। एकदम नहीं, एकदम तो विलियम बेटिंग के समय सामने आएंगे, हम लोग फिर पढ़ेंगे, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल भी इसको कहा गया है कहीं कहीं। इसका समय देखिए बहुत ज़्यादा है, 1772 से 1785, यानी कि 13 वर्ष तक वारेन हेस्टिंग्स रहा है। किसी एक साहित्यकार ने एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उदय प्रकाश समथिंग, वारेन हेस्टिंग्स और उसका सांड। ये एक सांड लेकर शायद गया था अंग्रेज, या क्या हुआ था, इसकी प्रेमिका थी, इस तरह की। आप अगर साहित्य में रुचि रखते हो तो जरूर पढ़िएगा वो कृति। कलकत्ता में इसके सामने क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। पहली बार न्यायिक व्यवस्था में अंग्रेज अपनी दखल देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में एलिजा एम्पे को उसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इसके सामने बनी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी एक ऐसी संस्था थी
जिसने भारत में कल्चर को लेके स्कल्पचर और मूर्तिकला, वास्तुकला, तमाम साहित्य को अनुदित करने का काम, संस्कृत साहित्य को अंग्रेजी में अनुदित करने का काम, यानी इसने बहुत सारे काम किए भारत में। एशियाटिक सोसाइटी ने 1784 में स्थापित होती, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और विलियम जोन्स ने इसको स्थापित किया था। लेकिन गवर्नर जनरल कौन था उस समय? वारेन हेस्टिंग्स। आपको ये याद रखना पड़ेगा। कभी 20 शब्द आपसे पूछे जाए तो एशियाटिक सोसाइटी पर आपको आने चाहिए। ये जब लौट कर वापस जाता है अपने देश वारेन हेस्टिंग्स, तो इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। महाभियोग, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, तो उसमें एक व्यवस्था है अपने वहाँ भी राष्ट्रपति के ऊपर, और इस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अमेरिका में महाभियोग भी चलाने का प्रोसेस पिछले राष्ट्रपति पर शुरू किया गया था। तो महाभियोग चला इसके ऊपर, यद्यपि बाद में ये शायद 10 साल तक चलता रहा, वो बाद में इसको फ्री कर दिया गया। एकमात्र गवर्नर जनरल जो भारत से गया, वारेन हेस्टिंग्स, जिसके ऊपर महाभियोग चला, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल भारत का। समय देखिए 1786 से 93, 7 वर्ष तक भारत में ये। उस समय भारत का गवर्नर जनरल दिल्ली से राज नहीं करता था। दिल्ली में तो 1911 में आएंगे, बहुत बाद में। अभी ये लोग कहाँ से राज्य करते थे अपना? कलकत्ता से, विलियम फोर्ट से। यानी इनका हेड क्वार्टर कहाँ रहता था? कलकत्ता रहता था। इसने क्या क्या काम किए, मैंने देखे लाइन से लिखे, आपको ये सारे पता होने चाहिए। एक तो दासों के व्यापार पर रोक लगाती। दासों का व्यापार एक अमानवीय प्रथा थी जो आधुनिक युग को कतई मंजूर नहीं। क्यों कहते हैं कि बहुत सारे लोग कि भारत में अंग्रेजों ने ही आधुनिकता की नींव डाली? हम कहाँ पिछड़े थे? या हमारे मध्यकाल ने आकर, हम हालांकि ऋग्वैदिक काल में या प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्थाएं जब नहीं मिलती हों तब अपने को रिच कह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे तो हम उसी चंगुल में फंस गए मध्यकाल वगैरह में। और बल्कि उत्तर वैदिक काल से ही दासों का व्यापार चल रहा। दासों का व्यापार मतलब मनुष्य व्यापार। आज के युग में आप सोच सकते हैं कि मनुष्यों का व्यापार किया जाए। अंग्रेजों ने ही चूंकि इन चीज़ों की शुरुआत की। अंग्रेजों के वहाँ पुनर्जागरण हो चुका था, यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, पुनर्जागरण हो चुका था 1453, 1500, 1600। वहाँ बहुत सारे विचारक, थिंकर बहुत सारे आ चुके थे। तो ये काम जो वहाँ से छन कर आए, इनको हम कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अंग्रेजों का भारत में आगमन एक आधुनिकता का सूचक है। क्योंकि आधुनिकता कपड़े पहनने का आधुनिकता नहीं होता। एक बार मैंने पहले भी शायद चर्चा की थी, कभी अलग से भी करेंगे। आधुनिकता सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूँ सोच का आपके होता है रिजल्ट। आपकी सोच कैसी है, आपकी जो विचार हैं वो आधुनिक है कि नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई धोती कुर्ता पहने व्यक्ति है तो वो बहुत प्राचीन परंपरा का आदमी है, रूढ़िवादी आदमी। बिल्कुल नहीं है। वो हो सकता है आप पैंट शर्ट या कोट पैंट पहने, 3 सूट में आदमी से ज़्यादा आधुनिक हो। आधुनिक विचारों की बात है, आधुनिक आपके सोच की बात है। आधुनिक वातावरण से नहीं होती कि आप मॉल चले जाते हैं आधुनिक हो गए। मॉल जाने से तो हो सकता है आप पिछड़े ही रह जाएं, लेकिन अगर आपकी सोच डेवलप होती है तो आप आधुनिक होते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दासों के व्यापार पर रोक लगाया। सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है भारत में, यानी जो नागरिक सेवा की शुरुआत हुई उसका जन्मदाता था। 1853 से यह प्रतियोगिता प्रारंभ होती है। इसका समय नहीं है 1786 से 93, लेकिन बाद का डिटेल मैंने इसलिए खोल दिया क्योंकि आप सब तमाम सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट भी होते हैं। सिविल सेवा की क्या है इतिहास। 1853 से प्रतियोगिता शुरू हो गई, क्योंकि ऐसा लगा इसमें प्रतियोगिता आवश्यक है। 1923 से ये भारत में आयोजित की जाने लगी प्रतियोगिता। 1863 में प्रथम भारतीय जो थे वो नाम था उनका सत्येंद्र नाथ टैगोर। जहाँ तक मुझे याद आ रहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई थे। 1863 में पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर जिन्होंने ICS यानी कि सिविल सेवा प्रतियोगिता पास की थी। अरविंद घोष ने भी सारी परीक्षाएं पास कर ली थी, लेकिन वो घुड़सवारी में फेल हो गए थे। घुड़सवारी भी उसका एक अनिवार्य अंग होता था, उसे पास नहीं कर सके। सुभाष चंद्र बोस भी ICS को बीट करते हैं, लेकिन वो इस परीक्षा से बाद में त्यागपत्र दे देते हैं, अपना इस्तीफा दे देते हैं। प्रारंभ में उम्र 23 वर्ष रहती थी, बाद में 19 वर्ष कर दी गई। शायद लेटन के सामने या कहाँ आगे आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे। 19 वर्ष शायद इसीलिए की गई थी कि भारतीय कम से कम शामिल हो पाएँ, उस प्रतियोगिता को भारतीय बीट न कर सकें। पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कॉर्नवालिस को माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त इसने एक भूमि, जब हम लोग आर्थिक सुधार पढ़ेंगे, आर्थिक सुधार यानी आर्थिक सिस्टम पढ़ेंगे, इनकी आर्थिक प्रणाली अंग्रेजों की, तो उसमें आएगा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। उसी में भूमि से सीधे कर लेने की एक व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था इसमें, और स्थायी बंदोबस्त इसने लागू किया बंगाल में। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, गाजीपुर में इसकी समाधि है, तो आपको कभी गाजीपुर जाइए तो कॉर्नवालिस की समाधि खोजिए, वहाँ ढूंढिए, और गाजीपुर में इसकी समाधि बनी हुई है। इसके बाद आते हैं अगले उस पर, सर जॉन शोर। इनके
5 साल के कार्यकाल में कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं होते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो कुछ तो निकल कर आएंगे ही। मैसूर के प्रति इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति इस समय अपनाई थी, ये एक महत्वपूर्ण, कभी पूछ ले परीक्षा में मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई, तो क्या कहेंगे, सर जॉन शूट ने। फिर आता है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का नाम एक ही चीज से जुड़ा है मजबूती से, इसने सहायक संधि प्रणाली लागू की भारत में। सहायक संधि प्रणाली पर आपसे कभी भी नोट्स टिप्पणी पूछ सकता है परीक्षा में। सहायक संधि प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेज कहते थे किसी भारतीय राजा से, भारतीय शासक से, कि आपकी सुरक्षा का भार हम लेते हैं, आप हमारी सेना का खर्चा वहन कीजिए, हमारा राजदूत आपके दरबार में रहेगा, यानी आपके आंतरिक राज्य में क्या बातें हो रही सारी वो राजदूत हमको पहुंचाएगा। दूसरा, आप वैदेशिक संबंध अब नहीं रखेंगे, वैदेशिक क्या हो जाएंगे, वैदेशिक संबंधों में आप परतंत्र स्वतंत्र नहीं रहेंगे। तो इस तरह से वेलेजली ने यहाँ पर एक ऐसा प्रहार किया भारतीय राज्यों पर सहायक संधि के माध्यम से कि इस भारतीय राज्यों को पंगु बना दिया, भारतीय राज्यों की इसने स्वतंत्रता छीन ली। शुरुआत कहाँ से करता है, हैदराबाद के निजाम से सबसे पहले संधि की, फिर मैसूर से की, फिर तंजौर से की, फिर अवध से की, फिर पेशवा, भोसले, सिंधिया, बाद में जोधपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी, सबसे ये संधि करता रहा। एक मैंने इसके आगे इंग्लिश शब्द इसलिए लिखे हैं, ये परीक्षा में क्रम आ जाता है, सबसे पहले सहायक संधि किससे की गई तो आपको पता होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ हैदराबाद के आगे एच लिखा है, HMT की घड़ियाँ आती थी, हम लोग जब विद्यार्थी थे तैयारी के दौरान तब ये लिखते थे इस तरह HMT APBS और सारे राज्य खोल देते थे। HMT की घड़ियों से याद कर लिया था कि H से हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, A से अवध, ऐसे क्रम आप याद कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है इसके सामने, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में स्थापित होता है कलकत्ता में। पूछ सकता है फोर्ट विलियम कॉलेज की नींव कब रखी गई, 1800 कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही जब हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी होंगे, जो मैं रहा कभी, तो हिंदी साहित्य में 4 जो शुरुआती लेखक आते हैं, केतकी की कहानी और इस तरह के उनके नाम आते हैं, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में उनकी नियुक्ति कुछ लोगों की गई थी वहाँ पर। अगला गवर्नर लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 के बीच कार्य करते हैं और इनका सबसे महत्वपूर्ण काम था, पंजाब में उस समय रणजीत सिंह का शासन था, रणजीत सिंह से इन्होंने अमृतसर की संधि हमको लगता है 1809 में की थी और मेटकाफ ने उस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यानी हस्ताक्षर करने मिंटो नहीं जाता है, रोल मिंटो पूरा अदा करता है, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे, मेटकाफ ने। ये इनका महत्वपूर्ण रोल था लॉर्ड मिंटो का। इसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। जब हम लोग मराठा पतन कर रहे थे तब नाम आया था लॉर्ड हेस्टिंग्स का, अगर आपके रिकॉल कर पा रहे होंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सोचा पिंडारियों का दमन बहुत आवश्यक है, क्योंकि पिंडारियों को किसी ने संज्ञा दी है, किसी इतिहासकार ने, कि मराठा शिकारियों के साथ ये शिकारी कुत्ते थे, यानी मराठा जहाँ जाते थे वहाँ साथ साथ ये भी चले जाते थे पिंडारी, और बड़ा बुरी तरह से विभत्स तरीके से लोगों को मारते थे, काटते थे, तो उनको शिकारी कुत्ते की संज्ञा दी गई है। तो पिंडारियों का दमन अंग्रेज ने सोचा आवश्यक है, और साथ ही उसी पिंडारी दमन में बाद में याद होगा मराठे भी खत्म हो जाते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध इनका एक महत्वपूर्ण कार्य था 1816 में, और संगौली की संधि से नेपाल से संधि करते हैं। कुमायूं का क्षेत्र, गढ़वाल का क्षेत्र और तमाम क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त होता है नेपाल से इसी दौरान 1816 के आसपास, इसी युद्ध के बाद। और काठमांडू में एक राजदूत भी अपना रख लेते हैं नेपाल में। ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित करने का श्रेय भी लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है, क्योंकि देखिए नेपाल से इसने जीत लिया, नेपाल से अपना कर लिया सिस्टम, मराठों को इसने खत्म कर दिया था, तो इस वजह से लगने लगा कि अखिल भारतीय साम्राज्य ये स्थापित कर रहा है लॉर्ड हेस्टिंग्स, और 10 वर्ष तक रहा गवर्नर जनरल। पिंडारियों का दमन किया। ये पिंडारियों के 4 नेताओं के नाम लिखे हैं, चीतू खां, चीतू, वासिल अहमद, अमीर खां, करीम खां। ये 4 नेता थे पिंडारियों के, जो कि बहुत ही कुख्यात थे। कुख्यात इन द सेंस बीभत्स मृत्यु करते थे, लोगों के नेता थे, मारते पीटते थे, काट देते थे लोगों को। चीतू को बताते हैं चीता खा गया जंगल में, इसको जब दमन किया गया, जंगल भाग गया, जंगल में चीता खा गया। बासिल अहमद को सिंधिया के वहाँ शरण ली उसने। सिंधिया लोगों का इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, आप पढ़ेंगे कभी, उनके ऊपर एक देशद्रोह का आरोप कई बार लगाया गया है। कई स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी कई लोगों को इन्होंने अंग्रेजों को दे दिया। उस दौरान यद्यपि वासिल के पक्ष में मैं नहीं हूँ, वासिल भी पिंडारियों का नेता था, एक दुष्ट व्यक्ति रहा होगा, लेकिन फिलहाल सिंधिया ने उससे वो करके और इसको दे दिया अंग्रेजों को धोखे से। अमीर खां और करीम खां को, दोनों को एक टोक में शायद दी गई, और एक करीम खां को गोरखपुर के निकट गौस में दी गई, भरतपुर के पास टोक में, दोनों को जागीरें दे दी गई। यानी अंग्रेजों ने पिंडारियों का लगभग पूरी तरह से सफाया कर दिया और पिंडारियों को सेटल कर दिया। ये बड़ा काम था अंग्रेजों का।
अब इसी दौरान मराठा संघ का अंत करता है यही लॉर्ड हेस्टिंग्स, और बाजीराव जो उस समय मैंने बताया था, बाजीराव सेकंड उस समय शासक थे, नाना साहब इनका नाम आया था, इनको बिठूर में 18 लाख की पेंशन दी गई और कहा अब आप बिठूर में रहिए। और वहाँ सतारा में क्या बताया था, प्रताप सिंह शिवाजी के एक वंशज को गद्दी दे दी गई और यहीं से पेशवाओं का ख़त्म कर दिया गया इतिहास। इसके बाद जो क्रम में पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों को गवर्नर जनरल 3 लेक्चर पढ़ने, आज पहला लेक्चर था। पहले लेक्चर में लास्ट कर रहे हैं हम लोग लॉर्ड एमहर्स्ट को, 1823 से 1828 के बीच थे। ये मुग़ल सम्राट अकबर सेकंड उस समय होते हैं, बराबरी के स्तर से मिलते हैं। कहने को थे मुग़ल सम्राट तो कुछ बचे नहीं थे, मराठा उधर ख़त्म, बंगाल उधर ले गए, अवध नवाब ले गए, सिख पंजाब सब नवाब वो अंग्रेज़ ले लिए, तो सारा कुछ तो अंग्रेज़ ले ही चुके थे। कहने को थी बस केवल दिल्ली में राज्य कर रहे थे, तो इनसे बराबरी के स्तर से मिलता है लॉर्ड एमहर्स्ट, कभी परीक्षा में पूछ सकता है। और इसके सामने एक महत्वपूर्ण जो युद्ध होता है आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी बर्मा से ये लड़ते हैं अंग्रेज। तो फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया, 1826 शायद इसका टाइम है, और यांडबू की संधि की जाती है। यांडबू की संधि से इनका किया गया कि यांडबू की संधि से इनको बर्मा से संधि की गई। इस प्रकार इतने गवर्नर जनरल हम लोगों ने पढ़ लिए। इसके बाद हम अगला गवर्नर जनरल जब जो 28 से आएगा उसको करेंगे, उसके बाद अगला करेंगे। तब तक आप लोग खूब पढ़ते रहिएगा, वर्क करते रहिएगा। उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।